सभी बच्चों को, ऑल स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा ग्रामर का टॉपिक हमें दिया गया है वो है सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। सब्जेक्ट आप सभी को पता है, इसे हम हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, और प्रिडिकेट यानी उसका विधेय, अर्थात उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य या उसके द्वारा की गई वो क्रिया जो कंप्लीट होती है उस स्पेसिफिक सेंटेंस में। तो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपना। इसे अच्छे से हम अगर समझें तो जो भी वाक्य हमें दिया होता है उस वाक्य में ये दो मुख्य भाग के रूप में आता है। अब हम ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जा रहे यहाँ पर, वरना उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। एज मैंने लास्ट क्लास जो चेंज द वॉइस था उसमें आपको समझाया था, हमें इसमें सिर्फ ध्यान देना है प्रिडिकेट पर और सब्जेक्ट पर। तो वाक्य अपने ये दो मुख्य भागों से बना होता है। पहला होता है सब्जेक्ट, जिसके द्वारा वो कार्य पूर्ण हुआ या जिसके द्वारा वो क्रिया की गई या जो भी उस वाक्य में करता है वह हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो होगा कि कर्ता के द्वारा की गई क्रिया या कर्ता के द्वारा जिस उद्देश्य को पूरा किया गया, विधेय जो कंप्लीट हुआ, उसे हम प्रेडिकेट में लेंगे। सब्जेक्ट का सभी जानते हैं, सब्जेक्ट यानी विषय। जैसे आज हमें विषय दिया गया कि आपका टॉपिक क्या गया है यहाँ पर इंग्लिश, और इंग्लिश में हमारा आज का टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जो भी सब्जेक्ट दिया होता है, जो हमारा मुख्य विषय हमें दिया होता है, चाहे वो पढ़ाने में हो, किसी कार्य में हो, या आप जहां पर जा रहे हैं एडमिशन लेने भी, तो आपको पता है कि हमें इंजीनियर बनना है, तो आपको पता होगा वहां पर कि मुझे इसमें कौन कौन से स्पेसिफिक फील्ड है जो चुनने हैं और मुझे उसी पर काम करना है। जब हमें कोई ऐसे एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है तो हम बराबर निरंतर अपने उस कार्य को उस तरफ ले जाते हैं। तो सब्जेक्ट यानी विषय, इसे मैं छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपका साइंस का पीरियड है तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। इसी प्रकार से अब आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास में भी आप लोगों ने देखा होगा, आपको टाइम टेबल मिल जाता है, हर एक विषय आपको दिया जाता है, तो उससे हमारा दिमाग ऑटोमेटिक समझ जाता है कि चलो हिंदी है तो हिंदी का ये टॉपिक होगा, ये पीरियड होगा, विषय ये होगा। साइंस है तो साइंस का ये टॉपिक होगा। तो स्पेसिफाइक उसको वर्गीकृत करके अलग अलग विषय आपके सामने रखे जाते हैं। मैथ्स का विषय होगा तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस पे ही ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारे इर्द गिर्द जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हमने अलग अलग नाम से वर्गीकृत करके रखा है। व्यक्ति हैं तो उनके अलग नाम है, पशु पक्षी है तो उनके अलग नाम है, अगर आपके सब्जेक्ट है तो उनके अलग नाम है, आपके अलग अलग फील्ड है तो उनके अलग नाम है। तो ये जो भी वस्तु या व्यक्ति नाम से जाना जाता है उन सभी को आप किसमें ले सकते हैं, सब्जेक्ट में ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक वाक्य आपको बताऊं, द मैथ्स इज वेरी इजी, तो इजी क्या है, मैथ्स है, तो मैथ्स मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और वो कैसा है, वो आसान है, तो वो मेरा हो जाएगा प्रेडिकेट। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, आप सभी ऑलरेडी जानते भी होंगे। कुछ बच्चों को अगर आज थोड़ा बहुत डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी इजी टॉपिक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सब्जेक्ट हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी के बारे में ही होता है। या तो हम जिसके बारे में बात करते हैं या हम किसी के बारे में सुनते हैं। यदि एक बोल रहा है तो एक किसी के बारे में सुन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, विद्या ने बात की है विकास के बारे में, तो वो तीसरा पर्सन वहां पर जो राहुल हो वो सुन ही रहा है। तो राहुल किसके बारे में सुन रहा है, विकास के बारे में। बोल कौन रहा है, विद्या। सुनने वाला कौन है, विकास के बारे में सुन रहा है राहुल। तो हम कभी ना कभी किसी के बारे में बोलते हैं या किसी के बारे में सुनते हैं या हम किसी के बारे में लिखते हैं। तो जिसके बारे में भी बोला सुना लिखा जाता है या कहा जाता है वो सब कुछ होता है हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को हम मुख्य रूप से देखेंगे नाउन में, और उसी के साथ साथ हम उसको जोड़ेंगे प्रोनाउन से, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जितने भी शब्द हैं उन्हें हम किस में लेते हैं, प्रोनाउन में, अर्थात सर्वनाम में। संज्ञा अगर मैंने कहा कि विद्या ने कहा कि राहुल अच्छा लड़का है, वह स्कूल रोज जाता है। अब मैंने राहुल की जगह पे तो फिर वह ले लिया, तो वह मेरा यहाँ क्या हो गया, सर्वनाम। इसलिए सब्जेक्ट में नाउन तो आएगा ही, नाउन में सारी चीजें, वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, उसकी जगह पर हम जो भी शब्द यूज करते, वह, तुम, वे, हम, ये इत्यादि क्या आ जाएंगे इसमें, आपके प्रोनाउन में। इंग्लिश में यदि हम इसे देखें, द पर्सन नेम, थिंग नेम,
एंड प्लेस नेम। उसके बाद में उसको प्रोनाउन में यदि हम देखें तो ही, शी, इट, दे, वी, अस, ये सब आपके आ जाएंगे प्रोनाउन में। तो यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है कि सब्जेक्ट में हमेशा व्यक्ति और उसके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को इंक्लूड किया जाता है, और जहां पर भी आपको ये दो चीजें मिल जाए वो आप इंक्लूड कर देंगे सीधे सीधे सब्जेक्ट में, वही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम देखेंगे प्रिडिकेट। प्रिडिकेट यानी जैसे हिंदी में अभी मैंने बताया, आगे भी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। प्रिडिकेट यानी विधेय, अर्थात मेरे कर्ता के द्वारा किया गया कार्य या की गई क्रिया या कहा गया वाक्य या उसके द्वारा जो भी क्रिया की गई वो सब कुछ मैं प्रिडिकेट में रखूंगी। अब व्हाट डज प्रिडिकेट डू? प्रिडिकेट वास्तव में करता क्या है? अब प्रिडिकेट शोज सम डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि हमारा जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में और अधिक विस्तृत रूप से विश्लेषित करके हमें प्रिडिकेट बताता है। इसको हम इन शॉर्ट अगर सरल भाषा में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कर्ता के बारे में जो हमें अधिक जानकारी दे या उसके बारे में हमें जो अधिक बातें बताए उसे हम सब्जेक्ट में लेंगे। सब्जेक्ट को अच्छे से हमारे सामने जो प्रस्तुत करे या सब्जेक्ट के बारे में और अधिक जानकारी हमें दे उसे हम प्रिडिकेट कहेंगे, क्योंकि यहाँ कहा है ना सम डिटेल, उसके बारे में जो हमें डिटेल में बताए वो होता है हमारा प्रिडिकेट। प्रिडिकेट को हम तीन रूप से जान सकते हैं उस वाक्य में। व्हाट इज दैट सब्जेक्ट डूइंग? वो कर्ता क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? राम खाना खा रहा है, मेरा सब्जेक्ट हो गया राम। वो कर क्या रहा है? तो खाना खा रहा है। तो मुझे किसने बताया कि वो खाना खा रहा है? तो वह खाना खा रहा है, ये हो जाएगा मेरा विधेय अर्थात प्रिडिकेट। और हम कैसे प्रिडिकेट को जान सकते हैं? वेयर इज दैट सब्जेक्ट? वो सब्जेक्ट कहाँ है, वो कर्ता कहाँ है, या फिर वो व्यक्ति या वो वस्तु जो भी सब्जेक्ट में आया है वो कहाँ है। उसके बाद हाउ इज दैट सब्जेक्ट? वो सब्जेक्ट कैसा है? मैंने कहा कि राम अच्छा नहीं है, राम चलता नहीं है, राम बैठा हुआ है। तो राम के बारे में सारे शब्द जो शब्द समूह मुझे बता रहे हैं कि वो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, तो मुझे किसने बताया? तो वही मेरा विधेय बन जाएगा। और राम के बारे में बताया, उसके बारे में मुझे अधिक जानकारी दी, तो वो मेरा विधेय हो जाएगा। इन तीन चार प्रश्नों से भी हम प्रिडिकेट को समझ सकते हैं, और मैं दो तीन छोटे छोटे ट्रिक भी आपको समझाऊंगी। इसे हम थोड़ा सा हिंदी में अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट को हम कहते हैं उद्देश्य और प्रिडिकेट को हम कहते हैं विधेय। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तब उसमें दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वही होती है हमारी सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। किसी व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करते हैं या उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी देते हैं। तो जहां पर मैंने किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखा वो डायरेक्ट ही बन गया मेरा सब्जेक्ट, और दूसरा उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में मैंने अधिक जानकारी दी तो वो हो गया मेरा प्रिडिकेट। इनमें से यदि हम पहले भाग को क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट, हिंदी में उद्देश्य, और दूसरे भाग को हम कह सकते हैं प्रिडिकेट यानी कि विधेय। पहला हम अपना सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वाक्य के जिस भाग में किसी व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख रहता है उस भाग को सब्जेक्ट या हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पर है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। चिड़िया उड़ रही है, कहां पर? स्काई में यानी आसमान में। तो यहाँ पर कौन उड़ रहा है? चिड़िया उड़ रही है। तो सब्जेक्ट मेरा मिल गया मुझे बर्ड्स। इस वाक्य में बर्ड्स हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य अर्थात की सब्जेक्ट। प्रिडिकेट हम देखें, वाक्य में कर्ता के बारे में कुछ भी जानकारी देने वाले भाग को प्रिडिकेट या विधेय कहते हैं। कर्ता कोई भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, उसके बारे में जो हमें अधिक जानकारी दे उसे हम क्या कहेंगे? प्रिडिकेट। अब प्रेडिकेट में याद रखो बच्चों, कहीं कहीं पे ये नियम भी लागू होता है कि क्रिया से जो भी वाक्य में आता है उसको पूरा का पूरा हम प्रेडिकेट में ले लेते हैं। ये भी प्रेडिकेट को पहचानने का एक अच्छा तरीका है, बट ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन 50% ये भी आप आराम से कुछ कुछ वाक्यों में ऐसे पहचान सकते हो कि जहां पर भी वाक्य में आपको क्रिया मिली
उस क्रिया के बाद जो भी आगे का वाक्य होगा वो सब कुछ आपका प्रेडिकेट में आ जाएगा। प्रेडिकेट में क्रिया अथवा क्रिया युक्त शब्द समूहों का भी समावेश होता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। जैसे मेरा सब्जेक्ट मैंने कॉमन रखा है सबके लिए, सुनीता। अब प्रेडिकेट इससे हम वाक्य बनाते हैं। सुनीता इज माई फ्रेंड। तो सुनीता मेरा नाम आ गया व्यक्ति का, तो मैंने उसे सब्जेक्ट ले लिया। और इज माई फ्रेंड, इज देखो यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, क्रिया युक्त, और हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब बोथ। उसके बाद जो भी वाक्य आया वो मैंने सीधे सीधे किस में ले लिया, प्रेडिकेट या विधेय। सेकेंड, सुनीता हैज हर ओन बाईसाइकिल। सुनीता की अपनी खुद की एक साइकिल है। हैज हर ओन बाईसाइकिल, तो हैज भी मेरा यहाँ पर क्या आ गया है, हेल्पिंग वर्ब, और उसी से मैंने पूरे वाक्य को ले लिया प्रेडिकेट में, और सुनीता मेरा सब्जेक्ट बन गया। सुनीता टेक्स मी टू स्कूल ऑन हर बाईसाइकिल। अब टेक्स भी क्या है, यहाँ पर क्रिया है। उस क्रिया के आधार पर मैंने पूरे वाक्य को बताया क्या, कि सुनीता मुझे ले जाती है कहाँ पर, स्कूल। क्या किसके ऊपर, ऑन बाईसाइकिल, ऑन हर बाईसाइकिल, वो अपनी साइकिल पे बिठा के मुझे स्कूल ले जाती है। तो यहाँ पर टेक्स के बाद भी जो सेंटेंस लिखा उसे मैंने ले लिया किसमें, प्रेडिकेट में। तो यहाँ पर दो चीजें आपके सामने एकदम क्लियर हो जाती है। जहां पर भी व्यक्ति या वस्तु, या फिर याद रखो प्रोनाउन भी मैंने कहा है, व्यक्ति का नाम नहीं है तो वहां पर सर्वनाम होगा, क्योंकि राम की जगह वह होगा, सीता की जगह इंग्लिश में शी होगा, दे, इट, वी, देम, ये सब कुछ प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट में ही आएगा। क्लियर। और उसके बाद बचा हुआ जो भाग है उसमें मोस्ट ऑफ द हम देखते हैं कि क्रिया के बाद वाले सेंटेंस को प्रेडिकेट में लेते हैं। कभी कभी ये चेंजेस होता है रूल, वो भी मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूं। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ ताकि आपको अब तक जितना मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर जो एक मोटी मोटी रूपरेखा एक्सप्लेन की है वो आपके समझ में आ जाए। मेरे पास एक सेंटेंस है, रोहन इज रीडिंग अ बुक। Who is reading a book? Rohan. So I got my subject. तो रोहन should be my subject. is मेरी यहाँ पर सहायक क्रिया है, और उसी के साथ रीडिंग मेरी मूल क्रिया है। तो सहायक क्रिया से जितना भी आगे का सेंटेंस है वो मैंने ले लिया प्रेडिकेट में। ठीक है, इसको मैं अच्छे से आपके सामने स्क्रीन पे रखूं एक बार। रोहन शुड बी माई सब्जेक्ट, इज रीडिंग अ बुक इज अ प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट मेरा उद्देश्य हो गया रोहन, और प्रेडिकेट मेरा विधेय हो गया इज रीडिंग अ बुक। अब जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट में हम दोनों चीजें लेते हैं, नाउन भी लेते हैं और सर्वनाम, इट मींस प्रोनाउन भी लेते हैं। तो इसे भी एक बार यहाँ पर स्क्रीन पे थोड़ा सा समझ लीजिए। रोहन के नीचे ही मैंने लिखा है ही, क्योंकि मैं अब इसके लिए अगला वाक्य बनाऊं कि पहला सेंटेंस मैंने लिखा रोहन इज रीडिंग अ बुक, तो एक बार तो मैंने रोहन के नाम का प्रयोग कर लिया, दूसरी बार मैं लिखूंगी ही इज अ स्मार्ट बॉय। तो ही भी तो वहां पर रोहन के लिए ही इंडिकेट किया गया है, तो ही को भी हम किस में लेंगे, सब्जेक्ट में। और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। दूध कौन पी रही है, बिल्ली दूध पी रही है। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, वॉज मेरा यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब लिया है मैंने, ड्रिंकिंग मेरी मुख्य क्रिया है, और उसका काम क्या है कि दूध पीना। कौन दूध पी रहा है, कैट, तो कैट शुड बी माई सब्जेक्ट, वॉज ड्रिंकिंग मिल्क इज माई प्रेडिकेट। ओके, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, उसको मैंने फिर से हाईलाइट करके आपको दिखाया है। कैट हमारा जो सब्जेक्ट है वो उद्देश्य हमें मिल गया, वॉज ड्रिंकिंग मिल्क ये हमारा प्रेडिकेट है, ये हमें विधेय मिल गया। वन मोर एग्जाम्पल वी विल सी फर्स्ट, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट कौन खेल रहा है, स्टूडेंट। या हम इसको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या का जवाब हमें मिल गया, हमारा विधेय प्रेडिकेट मिल गया, क्या कर रहे हैं तो आर प्लेइंग क्रिकेट, तो सीधे सीधे विधेय बन गया। और कौन क्रिकेट खेल रहा है, स्टूडेंट खेल रहे हैं, तो स्टूडेंट शुड बी आवर सब्जेक्ट,
and are playing cricket is our predicate. ये मैंने हाईलाइट करके फिर से आपके सामने अंडरलाइन करके रखा है। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए, आर प्लेइंग क्रिकेट हमारा प्रिडिकेट हो गया। इट्स वेरी वेरी इजी। थोड़ा सा सिर्फ जहां पर हमें अलग टाइप के सेंटेंस मिल जाते हैं वहां पर हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है उसे पहचानने में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। आई थिंक अब तक मैंने जितना भी आपको 3 एग्जाम्पल्स बताए और जो थोड़ी सी डेफिनेशन समझाई, किसी को डाउट्स है सर? अभी कोई हैंड रेज कर रहा है तो मैं उनके डाउट्स ले लूं फिर मैं आगे बढ़ूं। किसी का हैंड रेज है सर? स्टूडेंट किसी को डाउट है बच्चा अभी तक? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हम सब्जेक्ट में एक या एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, है ना? जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा तो आप उसको सब्जेक्ट ले लेंगे, या सर्वनाम होगा तो उसे आप सब्जेक्ट ले लेंगे। अब यहाँ पर आई मैंने सब्जेक्ट रखा है और प्रिडिकेट मैंने लिया है डोंट लाइक ऑरेंज। आई डोंट लाइक ऑरेंज, तो आई मेरा सब्जेक्ट आ गया, डोंट लाइक ऑरेंज मेरा प्रिडिकेट हो गया। बट अगर ऐसे दिया हो द मैन वॉज माई अंकल, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट सिर्फ मैन को नहीं लूंगी, द मैन, यानी मैंने किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में कहा है कि वो जो व्यक्ति वहां पर खड़ा है ना, खड़ा था, वो मेरा अंकल है। तो यहाँ पर द मैन को पूरा हम किस में लेंगे? सब्जेक्ट में लेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने बताया कि कोई नाम आएगा या सर्वनाम आएगा तब आप उसको लेंगे, लेकिन यदि उस व्यक्ति को स्पेसिफिक बताया जा रहा है द रॉक इन द सी, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्यों होगा सब्जेक्ट? क्योंकि रॉक कहाँ है? समुद्र है, तो समुद्र का जो पत्थर है वो कैसा है? लुक्स लाइक अ स्टार, तो वो कैसा दिखता है? स्टार के समान दिखाई देता है, तो उसको हम लेंगे प्रिडिकेट में। याद रखिए सब्जेक्ट को पढ़ते समय पूरा ध्यान से पढ़िए, वो पूरा सब्जेक्ट कितना दिया है, कैसे दिया गया है, वो 2 बार पढ़कर फिर आप डिसाइड करें कि उसमें से सब्जेक्ट कौन सा है और प्रिडिकेट कौन सा है। इसलिए यहाँ पर मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है, सब्जेक्ट में एक या एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ राहुल ही आएगा या श्यामा ही आएगा या विकास ही आएगा, उसकी जगह पे प्रोनाउन तो आएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ यदि ऐसे आता है द मैन, द रॉक इन द सी, द स्टार या फिर द प्रेसिडेंट, तो आप उसको पूरा एक साथ अंडरलाइन करके सब्जेक्ट में लेंगे, द ऑफिसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि जब भी सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के स्थान हम अगर एक बार समझ लें कि किस वाक्य में कैसे दिया होता है, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए सब्जेक्ट और प्रिडिकेट को अलग अलग करके पहचानना। पहले हम देखेंगे उसके स्थान के आधार पर। सामान्यतः जो सरल वाक्य होते हैं, इसे आप असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें सब्जेक्ट पहले आता है और उसके बाद वाले भाग को हम प्रिडिकेट कह सकते हैं या प्रिडिकेट आता है। अब तक जो मैंने सारे एग्जाम्पल दिए आपको वो सारे सरल वाक्य थे एकदम। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, ये सरल वाक्य, इसमें आपको दिख रहा होगा कि पहले ही हमारा सब्जेक्ट आ गया है और उसके बाद प्रिडिकेट आ गया है। तो ये इसी प्रकार के वाक्य के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? कि सामान्यतः जो सरल वाक्य होते हैं उन सरल वाक्यों में सब्जेक्ट सीधे सीधे पहले ही आ जाता है और उसके बाद वाला जो भी भाग होता है वो प्रिडिकेट में होता है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर जो आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, जो कमांड वाले वाक्य होते हैं, वो याद रखो मैंने चेंज द वॉइस में भी बताया था, लेट से वो वाक्य शुरू होते हैं और उसमें आपको ज्यादातर सब्जेक्ट नहीं मिलता है क्योंकि वहां पर आज्ञा दी जाती है ना? सिट डाउन, कम हियर, ओपन द विंडो, ये सारे क्या है? ऑर्डर है, कमांड दी जा रही है। तो वहां पर हमें अंडरस्टूड होता है कि वहां पर ऑलरेडी कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा ही जिससे ये कहा जा रहा है, यानी कोई ना कोई वहां पर व्यक्ति या कर्ता होगा करने वाला, इसलिए उससे कहा जा रहा है कि तुम बैठ जाओ, सिट डाउन, कम हियर, तुम इधर आ जाओ।
तो वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि वहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ उन वाक्यों में नहीं होता। तो दूसरा हम फिर से देखेंगे, जो आज्ञार्थक वाक्य होते हैं या जो कमांड सेंटेंस इंग्लिश में हम कहते हैं, उसमें यू कर्ता होता है परंतु वह प्रत्यक्ष लिखा हुआ नहीं रहता है। ऐसे वाक्यों में यू को यानी कि सब्जेक्ट को हमें ऑलरेडी समझ लेना चाहिए खुद से ही। उदाहरण मैंने फिर से यहाँ पर एक सामने रखा है, सिट हियर, तो वहां पर यू नहीं लिखा होगा, तो हम कैसे समझेंगे कि ऑलरेडी किसी व्यक्ति से ये आदेश, उस व्यक्ति को आदेश दिया गया है, इसलिए वहां पर यू ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा। इसका मैं आपको नेक्स्ट चार्ट में दिखाऊंगी एग्जाम्पल, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तीसरा प्रकार हम यदि देखें प्रश्नवाचक वाक्य में, जहां पर क्वेश्चन मार्क होता है, आप इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस या क्वेश्चनिंग सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है उसे। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसमें सब्जेक्ट क्रिया के बाद आता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या आ जाएगी, उसकी क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, टेकिंग स्लीपिंग वो नहीं, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, उसके बाद आ जाता है। जैसे पहला वाक्य मैंने यहाँ दिया है, इज ही द न्यू स्टूडेंट। इज मेरी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद मैंने लिखा है ही द न्यू स्टूडेंट। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, वाई आर यू सो शाय। यू कहां पर आया है, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ऊपर फर्स्ट सेंटेंस में ही और सेकंड सेंटेंस में यू, ये दोनों हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद आए हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा मैंने आपको कमांड सेंटेंस बताया, उसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं आपको। एक स्लाइड आपको दिख रही होगी आपके स्क्रीन पर। जब भी हम, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, स्क्रॉल करके रीड कर लेंगे हम इसे। नाउ रीड दिस सेंटेंस। ये मैं बता रही हूँ आपको किस बारे में, आज्ञार्थक वाक्य हिंदी में और इंग्लिश में जब भी कमांड सेंटेंस है, तो इसमें आप अपने सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पर यही मैं 2-3 एग्जाम्पल देकर और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे मेरा उदाहरण यहाँ पर है, गो टू स्लीप। सेकेंड है, प्लीज फॉर्म अ क्यू। तो यहाँ पर ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि मैंने किसी से तो कहा होगा, व्यक्ति से ही, कि जाकर सो जाओ या फिर एक लाइन लगाकर खड़े हो जाओ। सो कैन यू फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंस। ये जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं, क्या हम उसमें सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं? यस वी कैन। व्हाई? बिकॉज वी कैन अंडरस्टूड ऑलरेडी कि यहाँ पर यू यानी कर्ता हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। नोट that these are imperative sentence। इसे हम क्वेश्चनिंग सेंटेंस को इंग्लिश में इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, कमांड सेंटेंस को, नॉट क्वेश्चन। द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड इन दिस सेंटेंस दो इट इज नॉट मेंशन। जब भी हमें आज्ञार्थक वाक्य दिए हो, कमांड सेंटेंस हो, या कमांड को ही हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस में यू ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है लेकिन वाक्य में मेंशन नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ब्रैकेट में आप लोगों को यू लिखा हुआ है, यू गो टू स्लीप, यू प्लीज फॉर्म अ क्यू। So therefore we see that the imperative sentence, or you can say the command sentence, do not always mention the subject। इस प्रकार के वाक्यों में कभी भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है। थोड़ा सा मैं इसका रिवीजन लूंगी वापस, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मैंने क्या क्या बताया आपको? पहले मैंने 3 प्रकार बताए, सेकंड के मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए। पहला कि सरल वाक्य जब भी होगा तो उसमें सब्जेक्ट पहले ही आएगा और विधेय बाद में आएगा, प्रेडिकेट बाद में आएगा। दूसरा, आज्ञार्थक वाक्य होंगे जिसे हम इंग्लिश में कमांड सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें जो करता है, जो सब्जेक्ट है, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है क्योंकि वाक्य में वो मेंशन नहीं होता है। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि क्वेश्चन मार्क टाइप ऑफ सेंटेंस होंगे, तो उसमें हमेशा जो हमारा करता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। ये 3 मैंने अब तक आपको एक्सप्लेन की। अब हम एक और थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम इसकी प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बच्चे समझे या नहीं। जब भी विस्मयादि बोधक वाक्य हो, विस्मयादि बोधक हम इंग्लिश में अच्छे से जानते हैं, इसे में क्या कहते हैं हम, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस,
या एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस। जब भी विस्मयादिबोधक वाक्य हो तो उसमें जो सब्जेक्ट है और उसमें जो प्रिडिकेट है वो ज्यादातर वो वाक्य के अंत में ही आते हैं। कभी कभी तो पूरी तरह से लुप्त भी होता है, क्या, सब्जेक्ट या फिर प्रिडिकेट। दोनों में से एक ही चीज हमें क्लियरली वहां दिखाई देती है, एक चीज दूसरे में छुपी हुई होती है। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। What a fantastic show it was। अब इट मैंने पहले ही बताया आपको क्या है, हमारा प्रोनाउन है ना। तो इट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। और क्या था फैंटास्टिक, इट वाज। क्या था, शो कैसा था, फैंटास्टिक था। दूसरा, व्हाट अ वंडरफुल पार्टी इट वाज। पार्टी कैसी थी, वंडरफुल। और क्या था वंडरफुल, पार्टी। हमने पार्टी के लिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया है। हाउ लवली इट इज। अब यहाँ पर कहा है कि ये कितना सुंदर है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर पूरी तरह से लुप्त है। क्या सुंदर है हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर अंडरस्टूड कर सकते हैं कि फ्लावर हो सकता है या फिर कोई वस्तु के बारे में कहा गया है। तो कुछ चीजें जो विस्मयादिबोधक वाक्य में ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुधा वाक्य के अंत में ही आते हैं और कभी कभी ये तो पूरी तरह से लुप्त होते हैं, जैसे थर्ड सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं। ओके सर, अभी तक किसी को डाउट है क्या? तो मैं इनके एक्सरसाइज लेना स्टार्ट करूं। एनीवन हैव डाउट, या फिर हम एग्जांपल लेना शुरू करें? नो वन हैव डाउट, ओके। चलिए, मैंने एक एक्सरसाइज आपके सामने रखी हुई है। पहले मैं ये क्वेश्चन आपके सामने पढ़ लूं। मैच द सब्जेक्ट विथ देयर प्रेडिकेट टू मेक कंप्लीट सेंटेंस एंड वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हमको कॉलम 1 में दिया गया है और दूसरे कॉलम में सामने हमें क्या दिया गया है, प्रेडिकेट। दोनों चीजें आपको सामने दी गई है लेकिन जोड़े मिलाओ के रूप में दी गई है। तो अब आपको मुझे इसका आंसर करना है। सर किसी को अनम्यूट कीजिए, कोई बच्चा अनम्यूट हो जाए एक। कोई एक स्टूडेंट अनम्यूट हो जाओ बेटा। सर कोई अनम्यूट हुआ है क्या? एक वेट मिनट। हाँ मिस। ओके, मैं फिर से आशा। बेटा अपने पास अगर शोर बहुत ज्यादा है तो ऐसी जगह बैठो जहां हमें डिस्टर्ब ना हो ना क्लास में, वरना तुम बोलोगी मुझे भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन है क्या है, मैच द सब्जेक्ट विद देयर प्रेडिकेट। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ अपने प्रेडिकेट को मैच करना है। पहला जैसे यहाँ पर दिया गया है द सन, तो मैंने उसे मैच किया हुआ है या ऑलरेडी हमें ये दिया गया है, लुक्स लाइक एन ऑरेंज बॉल। कैसे दिखाई देता है वो सन, ऑरेंज बॉल के समान। चलो अब आप दूसरा पढ़िए और मुझे उत्तर बताइए। दूसरा पढ़ो बेटा। काजल, माइक अनम्यूट करो और पढ़ो। काजल आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके सर, एनी अदर स्टूडेंट? मिस मैंने सब। हाँ, अपना नाम बताओ बेटा। आशा। हाँ आयशा, सेकंड पढ़िए, क्या दिया गया है, कैट्स। कैट। अब आप कैट को किससे मैच करोगे, सारे वाक्य पढ़ो और मुझे बताओ। कैट हमारा हो गया सब्जेक्ट। एक तरफ हमें 1 से 6 नंबर पे सब्जेक्ट दिए, हमें इसे मैच करना है प्रेडिकेट से, यानी ये वाक्य हमें पूरे करने हैं। हाँ। कैट का आप क्या बताएंगे उत्तर, मुझे बताओ, ए बी सी ई एफ में से। टीचर ई। ई, अब रीड करो इसको पूरा, वेरी गुड। कैट्स कैन सी इन द डार्क। वेरी गुड। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, कैट, और प्रेडिकेट क्या हो गया, कैन सी इन द डार्क। नेक्स्ट पढ़ो। सीड्स
शिप, इससे आप किससे मैच करेंगे? Thought us very well. शिप यानी क्या बच्चा? जहाज. हाँ, अब वो सोचकर इसको मैच करो। Sail on the sea. ए आएगा इसका उत्तर। वेरी गुड, सेल ऑन द सी। फोर्थ रीड करो। The teacher. The teacher. The teacher loved their children. Hello, teacher. Teacher. मिस आपका माइक म्यूट है। सर मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ, अभी थोड़ा ब्रेक हो रहा है मिस आवाज आपका। ओके, नाउ इट्स क्लियर। हाँ, अभी अब आ क्लियर रही आ है रहा सर मेरी आवाज? हेलो? है। जी हाँ मिस, अभी आ रही है आवाज आपकी। ओके। हेलो। हाँ सर, मुझे सुनाई दे रहा है। मैं स्क्रीन शेयर किया है सर मैंने फिर से। माय हाँ हाँ स्क्रीन इज मिस, दिख विजिबल? रहा है आपका स्क्रीन। ओके, एक बच्चा दीजिए सर मुझे जो ये रीड करे। The teacher loved their children. ओके, द टीचर इज आवर सब्जेक्ट एंड लव देयर चिल्ड्रन इज आवर प्रेडिकेट। वेरी गुड, नेक्स्ट रीड करो। The policeman caught the robber. एफ हो जाएगा, द पुलिसमैन कॉट द रॉबर। वेरी गुड, Robber. लास्ट वन रीड करो। All parents taught us very well. taught us very well। वेरी गुड। चलिए आप म्यूट हो जाइए। नाउ अदर स्टूडेंट। चलिए, आप कौन अनम्यूट हो रहा है बेटा? अपना नाम बताइए मुझे। अब हमने जो जितना भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किया है। हेलो? यस टीचर। हाँ बेटा, नाम बताओ अपना। एमडी मिनहाज। रीड करो बेटा ये क्वेश्चन। What is the subject for the sentence below? The dog Very jumped over the high fence. तो हमें इसमें क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। वाक्य क्या है हमारा? द डॉग जम्प्ड ओवर द हाई फेंस। अब मुझे बताइए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? जंप। सब्जेक्ट बेटा, सब्जेक्ट ढूंढना है हमारा। कर्ता, नाउन। हाई। अभी मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया। राहुल इज रीडिंग अ बुक, तो राहुल क्या था मेरा वहां पर? सब्जेक्ट, कर्ता। और यहाँ पर सेंटेंस है द डॉग जम्प्ड ओवर द हाई फेंस। तो जंप कौन कर रहा है? कौन कर रहा है जंप? डॉग। ठीक है, तो डॉग हमारा यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? जब भी वाक्य में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ तो पूछो कि वो काम कौन कर रहा है। तो कौन यानी हु, तो आपको वहां पर आंसर मिल जाएगा सब्जेक्ट का। ठीक है, ओके, म्यूट करो आप अपने आप को। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, और एक बच्चा अनम्यूट हो जाओ। सर कोई अनम्यूट हुआ सर? हाँ मैम बोलिए। हाँ, नाम बताइए बेटा अपना। जी हाँ मिस, विजय। विजय। विजय, ओके। विजय, रीड करिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। The rock flew and squared the banana. What we have to find out? Read the full question. The rock is the subject, squashed the banana is the predicate. Now tell me, it's a true or false? Ma'am, true. True. Why it's true? Because the rock is the subject. Rock यहाँ पर क्या है हमारा?
सब्जेक्ट Subject है। है। रॉकर, हाँ, और स्क्वैश द बनाना, उस पत्थर ने क्या किया, बनाना को पूरी तरह से निचोड़कर या दबा दिया, और उसी की वजह से बनाना वहां पर खराब हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ ट्रू सेंटेंस। नेक्स्ट रीड करो बेटा। What sentence uses the subject and predicate correctly? Subject, the dog predicate at नहीं, the द डॉग यहाँ पर स्टॉप हो जाओ, उसके बाद प्रिडिकेट क्या दिया वो रीड करो। lovely grass. हाँ, अब हमें यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है द डॉग और प्रिडिकेट दिया गया है एट द लवली ग्रास। नाउ यू हैव टू फॉर्म द सेंटेंस एंड टेल मी विच वन इज राइट। आपको खुद वाक्य बनाना है और वाक्य बनाकर मुझे बताना है कि ए बी सी इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, बताओ। The dog ate the lovely grass. Okay, which option, A, B, C? It's a C. C. Okay, very good. तो हमारा सब्जेक्ट, और ये सरल वाक्य है जो मैंने रूल 1 में बताया, सरल वाक्य जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो पहले आ गया और उसके बाद हमने प्रेडिकेट को ले लिया। नाउ नेक्स्ट बच्चा, एनी अदर स्टूडेंट? और कोई है सर अपने आप को अनम्यूट करने के लिए हमारे पास? हाँ मिस, एक मिनट। अर्पिता यादव, फातिमा, चाहत सिंह। Yes. Yes. चाहत हाँ, सिंह अपना पढ़ो नाम बेटा। मिस बताओ क्या बेटा। बोल रही है देखो। Miss, my name नाम is Chahat. बताओ। ओके, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसे रीड करो बेटा। Okay, Miss. 3 sticks and you are out. What is the subject? Now tell me, in this sentence, what is the subject? Miss, subject is stick. C. आप C कह रहे हैं ना बेटा? Yes, Miss. ओके, देन 3 कहाँ जाएगा? मैंने आपसे देखो रूल नंबर 4 में बताया था क्या, कि सब्जेक्ट एक शब्द भी हो सकता है और एक शब्द से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना? तो इस Yes. सेंटेंस में हमें क्या दिया गया है? 3 स्टिक्स एंड यू आर आउट। तुम कब आउट हो जाओगे? जब 3 स्ट्राइक्स मिलेंगे, तो 3 स्ट्राइक्स करते ही तुम आउट हो जाओगे। तो अब बताओ मुझे ठीक से, इसमें क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट? Subject, Miss, इसमें option number A 3 and option number C sticks. नो, आपको बी दिखाई नहीं दे रहा है? Yes, 3 sticks. हाँ, बी में लिखा है ना एक साथ 3 स्ट्रिक्स। Yes. ओके, अब अगला रीड करो, आप ही रीड करो, Okay. अभी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट रीड करो। The internet was not working. Find the predicate. प्रिडिकेट को मैंने हिंदी में क्या बताया है? विधेय। विधेय। क्या बताया है? विधेय। और सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस है द इंटरनेट वॉज नॉट वर्किंग, और आपको इसमें ढूंढना है विधेय। चलिए बताइए मुझे, अब इसमें सब्जेक्ट को आप हटा दो और उसके बाद मुझे बता दो कि इसमें प्रिडिकेट क्या है। ऑप्शन देखिए चारों। इट्स वेरी इजी बेटा। Yes. हाँ, I think बोलो। option B was not. वॉज नॉट, तो लास्ट का जो वर्किंग शब्द है वो कहाँ जाएगा बेटा? Yes. हमने कहा ना, सब्जेक्ट को हम पूरा ले लेते हैं एक तरफ और उसके बाद जो भी वाक्य का बचा हुआ भाग होता है, ये सरल वाक्य है, वो सब कुछ आ जाता है आपके विधेय प्रिडिकेट में। Yes. अब बताओ मुझे थोड़ा सोचकर। Option number D was not working. वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको क्लियर हुआ? Yes, Miss. एक और प्रश्न का जवाब आप ही दीजिए मुझे। पहले इस प्रश्न में मैंने आपको समझाया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और 6th वन हमने देखा, जिस भी बच्चे के घर से आवाज आ रही है कृपया करके अपना स्पीकर बंद कर दो, क्लास में डिस्टरबेंस होता है बेटा, आप अपना स्पीकर बंद कर दीजिए। नेक्स्ट हम सी में 6th में आपने बताया डी वॉज नॉट वर्किंग इज आवर प्रिडिकेट।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए एक बच्चा अनम्यूट हो जाओ। मिस मी। हाँ बोलो, आप ही रीड करो फिर। रीड करो बेटा। Yes, Sam miss. and Sam and his dog ran on the beach. Which of the following is the predicate? ओके, प्रिडिकेट हमें ढूंढना है। वाक्य हमारा क्या, और ये रैन है, रैन, रैन यानी दौड़ा, उसका पास्ट टेंस, रन का पास्ट टेंस रन। सैम एंड हिज डॉग रन ऑन द बीच। नाउ यू टेल मी द प्रिडिकेट। प्रिडिकेट यानी सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचा हुआ भाग है वो हमारा आएगा इसमें प्रिडिकेट। क्या है आंसर बताइए इसमें? ऑप्शन नंबर डी, ran वेरी on the गुड, ran on the beach. Now you understood? Yes ma'am, I understood. हाँ, क्लियर हुआ सारे डाउट्स आपके? ओके Yes ma'am. चलिए और एक बच्चे को मौका देते हैं, किसी दूसरे बच्चे को हम। चलो और एक बच्चा अनम्यूट हो जाओ। आप हैंड रेज करते ना, आप खुद से स्पीकर ऑन कर दिया करो, पर एक समय में एक बच्चा, ताकि क्लास डिस्टरबेंस ना हो हमारी। चलिए कौन अनम्यूट हुआ है, नाम बताओ मुझे। मिस कोमल। हाँ, बोल रही कोमल, अगला जो आपको प्रश्न दिख रहा है उसे रीड करिए। मिस्टर हसनैन टीचर्स द क्लास, पिक द करेक्ट सब्जेक्ट। हमें इसमें सब्जेक्ट चाहिए। वेरी गुड, ये तो बहुत ही आसान है, सरल वाक्य दिया गया है और मिस्टर हैंसन यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट। अब कोमल आप ही अगला प्रश्न रीड करिए। Raj was puzzled with the complicated math problem. Find the subject. Raj. Find the subject. Raj. Which is our? Okay, Raj is the our subject. Okay, next one read करो। The subject is always the first word of the sentence. मैं इसे रीड कर देती हूँ, आप समझ लीजिए। एक प्रश्न है आपके सामने, द सब्जेक्ट इज, यानी सब्जेक्ट यानी उद्देश्य डैश होता है। क्या होता है? ए, ऑलवेज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, हमेशा वाक्य का पहला शब्द। दूसरा ऑप्शन बी, ऑलवेज कैपिटल, या हमेशा वो कैपिटल होगा। या सी, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, वो सेंटेंस किस बारे में है, वो सब्जेक्ट होता है। या फिर डी, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन द वर्ब, या उस सेंटेंस में दिया गया क्रिया होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? The part of the sentence containing the word. नो, क्या सिर्फ क्रिया में दिया गया जो क्रिया है उस वाक्य में वही होगा हमारा सब्जेक्ट? Always the first मैंने word of the पहले, सबसे पहले जो आपको बताया याद करो, मैं आपके सामने वो डेफिनेशन ले आती हूँ, उसको पढ़ो और फिर मुझे इस प्रश्न का जवाब दो। सबसे पहले जो मैंने पेज आपको बताया उस पेज को आप लोग रीड करें जरा और फिर मुझे इसका जवाब दीजिए। ओके मिस। इसको रीड करो बेटा, मन में ही पढ़िए, चलेगा, मन में ही पढ़ो। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो क्या होता है उसमें, किसी व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करते हैं। दूसरा, या तो उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी देते हैं। रीड दैट सेकंड सेंटेंस अगेन। उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम जानकारी देते हैं, जिसमें हाँ पहले भाग को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे भाग को हम कहते हैं प्रिडिकेट। अब मैं वो एग्जाम्पल जो है वो वापस आपके सामने रख रही हूँ। अब मुझे वो एग्जाम्पल वापस पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। This one, read this one and tell me the answer. The subject is that. What the sentence is about. Very good. Now you got the answer. Yes miss. What the sentence is about, यानी कि वो वाक्य किस बारे में है वो हमें सब्जेक्ट बता। मैंने तो लिख दिया कि राम स्कूल जा रहा है। स्कूल जा रहा है, कौन जा रहा है, किसके बारे में वो सब्जेक्ट है ना, तो राम। ओके, नाउ लास्ट वन यू कैन रीड एंड टेल मी द आंसर। सेम जैसे मैंने पूछा कि सब्जेक्ट इसके बारे में होता है, अब यहाँ बताइए द प्रिडिकेट इज डैश। प्रिडिकेट इज व्हाट? डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, डिस्क्राइब द वर्ब, इट वाज द वर्ब, इज अबाउट एंड इज द एडजेक्टिव। क्या होता है बताइए? डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। डिस्क्राइब द सब्जेक्ट यानी कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा कर्ता है, उसके बारे में हमें और अधिक जानकारी देता है। ओके, म्यूट करिए आप अपने आप को।
मैं थोड़ा सा Yes, एक miss. रिवीजन ले Thank लूं, you, miss. देन वी विल, ओके यू वेलकम। अब हम देखेंगे कि हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा। तो हमने आज की क्लास में देखा मुख्य रूप से कि हमारे सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, और वो सब्जेक्ट के मुख्य दो भाग क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, हमारे सेंटेंस के दो मुख्य भाग होते हैं, और वो दो मुख्य भाग क्या है सेंटेंस के, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, और प्रेडिकेट को हम कहते हैं विधेय। अब इसे हम मुख्य रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट में किसी भी कर्ता या कर्ता के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब कर्ता में मैं डायरेक्ट यहाँ पे संज्ञा कहूं तो भी सही होगा, संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद मुख्य रूप से हमने चार प्रकार से हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझना अनिवार्य होता है। पहला क्या है, पहला सामान्य तो सरल वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है। दूसरा, कमांड सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें यू या सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है, उसे ऑलरेडी हम अंडरस्टूड कर लेते हैं। तीसरा, सब्जेक्ट में प्रश्नार्थक वाक्य है, तो प्रश्नार्थक वाक्य में सब्जेक्ट ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मिलता है। और यदि विस्मयादि बोधक वाक्यों को हम देखें तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ज्यादातर क्या होते हैं, इन शॉर्ट में दिए रहते हैं या फिर इनिशियल दिए रहते हैं, और पूरी तरह से कभी कभी तो सब्जेक्ट लुप्त होता है या कभी कभी प्रेडिकेट पूरी तरह से लुप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्टॉप होता है। ओके, एनीवन हैव डाउट देन आस्क मी, देन वी विल लीव दिस क्लास। किसी को डाउट है बेटा तो हैंड रेज करे और मुझसे प्रश्न पूछे।